आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं। समर्थकों की बड़ी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। वो मार्च कर रही है ममता बनर्जी के साथ। इसी बोलपुर में 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो किया था और बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला था। आज ममता बोलपुर से ही बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं। ममता के इस मार्च में बंगाल के कई लोग, कलाकारों को भी बुलाया गया है। 20 दिसंबर को अमित शाह ने जिस बाउल सिंगर के घर जाकर भोजन किया था, वो कलाकार वासुदेव दास बाउल भी ममता के मार्च में पहुंचा है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू सीधे बोलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जो तस्वीरें हैं लगभग उसी तरह की तस्वीरें यहां भी देखने को मिल रही है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के रैली के दौरान थी। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? जी हाँ श्वेता, बिल्कुल ये एक काउंटर रैली कहा जा सकता है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने रैली की इसी जगह पे, आज ममता बनर्जी सड़कों पे उतर गई हैं और तृणमूल का दावा है, ये चैलेंज था कि जितना लोग होम मिनिस्टर अमित शाह के रैली में थे उससे दुगनी भीड़ वो जुटाएंगे। और जितना हमें दिखने को मिल रहा है, काफी लोग, काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। जो रैली ममता बनर्जी खुद लीड कर रही है उसमें तो भीड़ है ही, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों तरफ किस तरह से लोग जुड़ गए हैं। यहाँ पे जो बोलपुर के निवासी हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो भारी तादाद में आके यहाँ पे ममता बनर्जी को देखने के लिए एक दफा काफी हद तक वेट कर रहे हैं। 2-3 घंटे से ये लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है और जिसे कहा जा सकता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति प्रदर्शन है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का। और उसके साथ साथ ये बोलपुर है, शांति निकेतन है, विश्वभारती यूनिवर्सिटी है, गुरुदेव का खुद का जगह है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले विश्वभारती यूनिवर्सिटी गए थे गृह मंत्री अमित शाह। और आज अगर आप देखें तो चारों ओर यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो फोटो है, फ्लेक्स है, वो लगाया गया है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो यहाँ पे टैगोर के फोटो लेके हाथ में खड़े हैं यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए। तो ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीजेपी को आक्रमण करने की एक नई रणनीति है कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है, ये कह रही है तृणमूल, जिसको पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में पता नहीं है। और उसी को धरोहर करते हुए इस वक्त तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी खुद रास्ते में उतर के अपना प्रचार जो है जम के कर रहे हैं। के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से सीधे केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला है और लगातार हम देख भी रहे हैं। आप बढ़ते चले इंद्रजीत, और आपके द्वारा हम देखना भी चाहेंगे, इस रैली को भी जरा हमें दिखाते रहें, उस भीड़ को भी दिखाते रहे हमें लगातार। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो यात्रा शुरू हुई है ममता बनर्जी की, बोलपुर से लेकर कहां तक ये जाएगी, और इस बीच रैली में क्या वो कुछ कह भी रही है, क्या रुक रुक कर लोगों से बात भी कर रही है? क्योंकि हमने देखा वो बाउल जो सिंगर हैं जिनके यहाँ गृह मंत्री गए थे, वो उस समुदाय के लोग भी इस रैली में शामिल हैं, वो खुद भी शामिल है। बिल्कुल श्वेता, हम आपको दिखाना चाहेंगे, अगर मेरा कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास दिखा दे, भीड़ दिख दी एक बार किस तरह से लोगों में जो उत्साह है वो आप देखिए। ये सब तृणमूल समर्थक नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं, निवासी है, वो भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बहुत देर से। और पीछे अगर आप सुन सकते हैं तो रविंद्र संगीत बज रही है, तो रविंद्र संगीत भी है, उसके साथ साथ बाउल सिंगर भी है, जो आदिवासी डांसर्स है, शिल्पी है, वो भी है, जो कीर्तन करने वाले वो भी है। तो सबको एकजुट होके एक साथ यहाँ पे लगाया गया है। एक बहुत बड़ा भव्य एक शो दिखाने की कोशिश है तृणमूल की तरफ से। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, कैसे म्यूजिक यहाँ पे बजाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी कुछ देर में ये 5 किलोमीटर का लंबा एक रोड शो आप कह सकते हैं, एक पद यात्रा है, जिसके अंत में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ममता बनर्जी खुद कुछ कहेंगी और लोगों से अपने पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगी। लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन जरूर है, जहां पे कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे, जिनके घर गए थे वासुदेव दास बाउल, उनके घर में जाके भोजन किया था। आज उसी बाउल को अपने रैली में रखे। बिल्कुल, आपने तस्वीरें दिखाई और आइए आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक आज की तस्वीर है और एक 20 दिसंबर की तस्वीर है, जब गृह मंत्री अमित शाह इसी जगह पर पहुंचे थे। और ये देखिए हुजूम लोगों का, जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी अमित शाह के रोड शो में भी, उनकी रैली में भी, और ममता बनर्जी की रैली भी आप देख सकते हैं।
पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव की नई तस्वीर सामने आ रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की धार्मिक रैली पर हमला हुआ है। इस हमले में शुभेंदु के 10 से 12 समर्थक जख्मी हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि हमला टीएमसी समर्थकों ने किया है। टीएमसी का एक मजबूत चेहरा, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम। इसीलिए जब ये खबर सामने आई थी कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से हटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के लिए भी बन गई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से टकराव का नया मोर्चा भी खोल दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया है। राजीव मिश्रा उन पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया था। ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस बाय नेम इज ममता। কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके। बीजेपी इज ए चिटिंग बॉज पार्टी। बीजेपी और टीएमसी की जुबानी जंग पश्चिम बंगाल की सियासत का ट्रेडमार्क बन गई है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब दोनों दल एक दूसरे पर निशाना न साधते हों। इस सियासी जुबानी जंग की कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में हुए हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने जिस आईपीएस अफसर को सम्मन जारी किया था, ममता सरकार ने उस अफसर को प्रमोशन की चिट्ठी थमा दी है। जी हां, दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया गया है। राजीव मिश्रा उन 3 पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्री ने दिल्ली तलब किया था। राजीव मिश्रा के अलावा केंद्र का सम्मान पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलेनाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये दोनों अफसर 10 दिसंबर को नड्डा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने फिर से ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। দেখুন, এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমাদের সম্ভব নয়। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हमले के बाद केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से केंद्र में बुलाया था, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया और अब आलम यह है कि उन अधिकारियों को प्रमोशन भी दे दिया गया है। जहां एक ओर टीएमसी बनाम बीजेपी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र बनाम राज्य भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। पटना में कृषि कानून के खिलाफ लेफ्ट संगठनों के मार्च के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। जब प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं। आखिरकार पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज शुरू होते ही बवाल मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। बल प्रयोग कर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। किसानों के समर्थन में ये मार्च था। किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजधानी पटना में सीपीआईएमएल ने गांधी मैदान से राजभवन तक जो है वो मार्च निकाला है। विरोध मार्च है ये। और फिलहाल आप देखिए इस विरोध प्रदर्शन को जो है वो डाक बंगला चौराहे पर जो है वो पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। हजारों की संख्या में जो सीपीआईएमएल के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और इस
विरोध प्रदर्शन को, जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम है, उसको आरजेडी कांग्रेस ने भी जो है अपना समर्थन दिया है। और कुछ ही दूर चलने के बाद, यानी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक आते ही यहाँ पर भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस मार्च को फिलहाल यहाँ रोक दिया गया है और माले के जो नेता हैं वो यहाँ पर भाषण कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती आप देख लीजिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। अगर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है तो उस पर काबू पाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हाथों में लाठियां भी हैं और किसी भी तरीके के हालात पर काबू पाने के लिए यहाँ पर जो है वो पुलिस तैयार है। और किसान आंदोलन का 34वां दिन है। किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। अब सबको इंतजार है बुधवार का, जब सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले शरद पवार ने आज संयुक्त किसान मोर्चा महाराष्ट्र के किसान नेताओं से मुलाकात की है। किसान नेताओं के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि अगर 30 दिसंबर तक हल नहीं निकला तो तमाम विपक्ष की पार्टियों के साथ बैठक कर किसानों के पक्ष में खड़े रहेंगे। लगातार किसानों का आंदोलन अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली में चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहां पर शरद पवार से मुलाकात किया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की बातचीत हुई है शरद पवार से आप लोगों की और आगे का क्या प्लान है। देखिए, हमारा नाम संदीप गिड्डे है, कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय किसान महासंघ और हम महाराष्ट्र से है। लास्ट 25 तारीख से लगभग 33 दिन हुए महाराष्ट्र से हम यहाँ पे दिल्ली आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ डटे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो वैसे नहीं है। तो आज पवार साहब दिल्ली में है तो इस सिलसिले में हम मिलने को आए, क्योंकि पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायजा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और कल की जो बैठक होगी तो उसमें क्या रणनीति होगी, सरकार की तरफ से क्या क्या आज तक बातें कही गई है, तो इसके ऊपर भी बातें हो गई है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार एमएसपी का मौखिक भरोसा दे रही है, लेकिन लिखकर क्यों नहीं दे रही। केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष का दबाव तो दूसरी तरफ सरकार के दावे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जिन लोगों ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को बरगलाया है वो बेनकाब होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी सर, एक कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 7वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होगी। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? किसान भाई हमारे बहुत समझदार हैं। जो भी किसान भाई इस संबंध में धरना दे रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके लिए पुख्ता तरीके से मजबूती के साथ उनके काम के प्रति समर्पित है और काम कर रही है। जो भ्रम का माहौल जिन लोगों ने पैदा किया है, जिन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने की कोशिश की है, वो बेनकाब भी होंगे और शर्मिंदा भी होंगे। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, हमारे किसान भाई जो भी है इस अभियान में हैं, वो जो है वो समझ चुके हैं
और जल्द ही इसका समाधान हो। किसानों ने कहा है कि हम 4 जो मुख्य एजेंडे हैं उस पर ही बातचीत करेंगे, तो उस पर बात होने दीजिए। मुझे लगता है कि सभी चीजें सकारात्मक होंगी। उधर राहुल गांधी ने एक बार टिप्पणी किया है, ट्वीट किया है 17 घंटे पहले, और उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी जो बिल हैं इनको वापस सरकार को लेना चाहिए, किसान बचाओ देश बचाओ, इस तरीके की बात। देखो, जो नेता पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड करेगा तो उसको नानी याद आएगी, और उनको भी नानी बार बार ऐसी स्थिति में याद आ जाती है। और जो नेता फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का जो नेता जो है वो खुद अपने झोले में कुल्हाड़ी लेके घूमता हो कि कहां पर मौका लगेगा और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। और यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद कानून की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज शिवराज सरकार ने धर्म स्वतंत्र अध्यादेश को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम मध्य प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। कानून के तहत प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण कराकर विवाह करने या कराने वाले को 1 से लेकर 10 साल के कारावास और अधिकतम 1 लाख रुपए तक दंड का प्रावधान भी दिया गया है। साल 2020 की आखिरी बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए धर्म स्वातंत्र अध्यादेश को पारित कर दिया गया है। मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जा चुका है। इतना बड़ा संदेश सर इससे जाएगा। अब जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही थी, जो आंकड़े सरकार के पास आए, 3 बड़े फैसले हमारे। एक, सुशासन के लिए निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ मिले आम जन को, इसलिए सेवाएं और उसके देने की समय सीमा तय की है। उस समय सीमा के अंदर अगर कोई अधिकारी सेवा का लाभ नहीं देगा तो कंप्यूटर जनित सेवा का लाभ अपने आप सेवा मांगने वाले भाई या बहन को मिल जाएगा और अधिकारी को जुर्माना लग जाएगा। दूसरा, मिलावट के खिलाफ हमारे यहाँ तो ऐसी घटना आई है, मिलावटखोर देश के और जनता के दुश्मन है, प्लाज्मा तक नकली चढ़ाते हैं। और इसलिए चाहे दवाइयां हो या खाद्य पदार्थ हो, अगर उनमें मिलावट होती है तो मिलावट का सोर्स जहां है, केवल व्यापारी पर नहीं, मिलावट का सोर्स जहां है, कारखाना या बनाने वाली जगह, उन लोगों पर हमने उन लोगों के ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। आजीवन कारावास, अर्थदंड, संज्ञेय अपराध इसको बना दिया है। और लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, पहचान छुपाकर विवाह करना, इसके लिए इस तरह के मामलों में, धर्मांतरण के मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान हमने किया। सरकार को लगातार शिकायतें आ रही थी इस तरीके के मामलों में। एक नहीं, अनेकों मामलों में। छोटी छोटी नाबालिग बेटियां हमने पिछले दिनों ही कहीं सिकंदराबाद से लेके वापस आए, कहीं नूरगंज से वापस लेके आए। अब इस तरह की चीजें, ये बेटी बचाओ अभियान का हमारा अंग, ये नहीं चलेगा। मामा फुल फॉर्म में है। और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बीच जारी कथित मनमुटाव की खबरों के बीच आरजेडी ने नीतीश पर डोरे डालने का नया दांव चला है। आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि अगर वो बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो 2024 में तमाम विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं। इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में। और यही कारण है कि भाजपा ने स्पीकर का पद ले लिया मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से। अब एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, चूंकि कार्मिक और होम दोनों भाजपा शायद मांग रही है, ये हमको जहां तक पता चला है। तो ये सब परिस्थिति है और उसको खरमास का नाम दिया जा रहा है कि खरमास के बाद किया जाएगा। तो खरमास कहीं आ न जाए उसके पहले इनको रिएक्ट कराना चाहती है। और अब जब यूनियन कैबिनेट की जब विस्तार होगा तो हमको लगता है, मैंने मेरा अपना ये विश्लेषण है कि लोजपा के जो चिराग पासवान हैं उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तब और ये नाराज होंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि एक बार आपको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया विश्वास करके, और इस बार आप एनडीए से मुक्ति लीजिए, मोह भंग कीजिए, नहीं तो इस बार आपको मिट्टी में मिला देंगे एनडीए के लोग। इसलिए आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए
उसको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाइए और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का केंद्र का राजनीति करिए।